Hello everyone, Radhe Krishna. This is Ayana Agrawal. Today we will read about the wall poem. It is a very deep explanation about this poem. So first, let's get started and let's have an introduction about the poet of this poem, who is John Berryman. जॉन बैरीमैन वॉज गेट बॉर्न इन 1914। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है बच्चों, तो यहाँ पर आप 1940 लिखना। ओके। जॉन बैरीमैन स्मिथ बैरीमैन्स डेथ सुसाइड इम्पैक्टेड हिम डीपली। जॉन बैरीमैन के पिता ने खुद की आत्महत्या कर ली थी, जिससे जॉन बैरीमैन की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन बैरीमैन स्मार्ट गाय स्टडीड एट कोलंबिया एंड कैम्ब्रिज। ये बहुत ही होनहार छात्र थे शिक्षा प्राप्त करने में, और इन्होंने जो अपनी स्टडी है वो कोलंबिया और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। नॉन फॉर कॉन्फेशनल पोएम्स दैट एक्सप्लोर हिज ओन स्ट्रगल। इन्होंने कॉन्फेशनल पोएम्स के बारे में भी डिफाइन किया है, जिसमें ये खुद की आत्म स्ट्रगल के बारे में डिफाइन करते हैं कि जब ये अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने किस किस घटनाओं किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूनिक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इनका जो फेमस वर्क था वो था द ड्रीम सॉन्ग्स, अ यूनिक कलेक्शन ऑफ पोएम। एंड सैडली बैरीमैन डाइड बाय सुसाइड इन 1972। और दुख की बात सूचित करना पड़ रहा है कि इनकी जो मृत्यु थी वो 1972 में हो गई थी, वो भी सुसाइड से, क्योंकि जब इनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया था इनके जन्म पर, तो जब ये धीरे धीरे ग्रोथ हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो इनको जो रियलिटी पता चली, जिससे इनकी मानसिकता ख़त्म हो चुकी थी, एकदम ऐसा लगा कि सदमे में चले गए, तो इस कारण उन्होंने खुद भी अपने जन्म के बाद 1972 में सुसाइड कर लिया था। So that's all about poem. It's time to read about the theme. It is very important to read the theme, so let's have an introduction about the theme. The ball poem is about how a lost ball teaches a big boy a big lesson. He is sad because his fun ball bounced away and fell in the water. Even though he can get another ball, it won't feel the same. This is like how we lost things in life, and even though we can move on, it's part of growing up. ये हमारी कहानी छोटी सी एक बच्चे के बारे में है जो अपनी बॉल को घुमा देता है। बेसिकली हमारी कहानी जॉन बैरीमैन ने खुद के ऊपर लिखी है और उस बच्चे का सहारा लेकर इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे उनके बचपन में पैदा होने पर उनके पिता को उन्होंने खो दिया, तो उन्हें किस तरह का गहरा सदमा लगा, उसी प्रकार जॉन बैरीमैन ने एक बच्चे के माध्यम से उस खोए हुए बॉल को खुद से कंसिडर किया है। तो समझती है कि जब वो बच्चा अपनी बॉल को खो देता है तो उसको कैसा लगता है। इस बात से एक बहुत बड़ी सीख लेता है। ही इज सैड बिकॉज हिज फन बॉल अराउंड अवे एंड फेल इन द वाटर। वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी बॉल पानी में होकर चली गई, यानी कि पानी में बाउंस करती हुई गिर गई। इवन दो ही कैन गेट अनदर बॉल, इट वॉन्ट फील द सेम। हालांकि वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन ये उसको ऐसा महसूस नहीं कराएगी। सपोज करो आपकी लाइफ में कोई है पहले से, और अगर वो इंसान चला जाए या कुछ भी हो जाए उसके साथ, तो आप दूसरा इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं ला सकता। तो यहाँ पर हमारे जॉन बैरीमैन खुद के फादर को ऐसा कंसिडर कर रहे हैं बच्चे की बॉल के साथ। बहुत समझे तो बहुत डीप सेंस में, लेकिन पढ़ने में तो नॉर्मली पोएम लग रही है, बट अगर इसको राइट वर्ड्स में समझा जाए तो बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही है। दिस इज़ लाइक हाउ वी लॉस्ट थिंग्स इन लाइफ। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी सारी ढेर सारी चीज़ों को खोते हैं, और उसके बाद भी इवन दो वी कैन मूव ऑन, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये हमारी ज़िंदगी का एक बढ़ता हुआ कदम। अगर हम किसी खोई हुई चीज़ के ऊपर ही बैठ जाए, खोई हुई चीज़ के ऊपर ही कि हाँ ये चला गया, ये इंसान, या ऐसा हो गया, या कुछ भी हो गया, तो हम अपनी लाइफ में कभी सक्सेस हो पाएंगे? कभी नहीं। तो ऐसे ही ये बच्चा उस बॉल के बारे में सोच रहा है, तो हमारे जो जॉन बैरीमैन है खुद को ऐसा कंसिडर कर रहा है कि नहीं, मेरे पिताजी चले गए, कोई बात नहीं है, अब मुझे खुद की लाइफ में कुछ आगे करना है और खुद का बड़ा करना है। बट इनसाइड दैट इट हैज़ डिपेक्टेड हिम वेरी बैडली ऑन हिज साइकोलॉजी। सो आई होप यू गेट दिस थीम। सो लेट्स read with stanza. So what is our first stanza? What is the boy now?
Who has lost his ball? What is the two to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. पहले समझेंगे कि मैरिली का मतलब क्या होता है. मैरिली का मतलब होता है आपका हैप्पी, और वहीं पे आपका बाउंसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उछल के गिरना. जैसे उस बच्चे की बॉल गिर गई थी, हमने पहले पढ़ा था. तो समझते हैं क्या लिखा है. वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? वो लड़का कैसा है? वो लड़का कैसा है जिसने अपनी गेंद खो दी है? वॉट इज़ टू डू? अब क्या करना है? आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. मैंने उस बॉल को खेलते हुए कूदते हुए गलियों में देखा है, और आज मैंने उस बॉल को सैडली कहना पड़ रहा है दुख के साथ कि पानी में जाते हुए देख लिया. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बस. इसको कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. यहाँ पर वो जो पोइट है इसको रेफर करते हुए कहता है कि इसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. देयर आर अदर बॉल्स, और भी बॉल्स खरीदी जा सकती है. ऐसा नहीं है कि एक ही बॉल है. बट सेंस कुछ डीप में दे रहा है. अब समझने का ट्राई करें. नेक्स्ट वो बोलता है, एन अल्टीमेटेड सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball bent. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. तो पहले समझेंगे इसकी वोकैबुलरीज को. तो अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट का मतलब होता है आपका अंत में. ओके. और सेकिंग ग्रिप के साथ मतलब होता है दुख के साथ भर जाना कंप्लीटली. और वही आपका रिजिड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि एकदम सीधा या सतर्क. और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना. और वहीं पे स्टीयरिंग डाउन का मतलब होता है घूरना. तो अंत में कहना पड़ रहा है कि जो बच्चा था उसकी बॉल घूमने के बाद दुख में भर गया, कंप्लीट दुख में भर गया. सीधा खड़ा हुआ उस बंदरगाह पर जहाँ पर उसकी बॉल घूमी थी, काँप रहा था और इधर उधर घूर रहा था कि मेरी बॉल मुझे मिल जाए. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट. और वो उन सभी दिनों को याद करने लगा कि कैसे वो बंदरगाह पर उस बॉल के साथ खेलता रहता था. आई वुड नॉट इंट्रूड हिम. मैं इस बात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा. हमारे जो पोइट होते हैं वो खुद को रेफर करते हुए बोलते हैं कि मैं इस बात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा. अ टाइम, अनदर बॉल. एक टाइम से दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है, बट इट इज़ वर्थलेस. बट ये किसी काम की नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है. क्योंकि जो यादें उसकी पहली बॉल के साथ जुड़ी थी वो कभी दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकती. जो हमारी लाइफ में पहली चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट होती है, जितनी उसकी वैल्यू होती है, वो दूसरी चीज़ के साथ कभी नहीं हो सकती. तो जो हमारे पोइट है खुद के दुख को उस बच्चे की बॉल के साथ उजागर कर रहे हैं. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस. People will take balls, balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball, back money is external. तो सबसे पहले समझेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ. नेक्स्ट आपका है पोजीशंस. पोजीशंस का मतलब होता है अधिकार किसी चीज़ पर. ओके, तो समझते हैं इसका अर्थ. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन. अब उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझना कोशिश कर लिया था, अपने अधिकार को समझना कोशिश कर लिया था. यहाँ पर पोइट अपनी बात को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि जब उनको पता चला कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसने खुद के दुख को उस बच्चे के साथ कनेक्ट करके समझाया कि उस बच्चे को भी बॉल खोने के बाद समझ आने लगा. यहाँ पर वो बच्चे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उजागर सिर्फ खुद के दुख को कर रहे हैं कि हाँ, मुझे उस अधिकार को समझ आने लगा, मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ आने लगा कि वो मुझे अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, मुझे उस प्लेस को लेना है अपनी लाइफ में. पीपल विल टेक बॉल्स. लोग आएंगे और बॉल लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट बॉल. बहुत सारी बॉल्स आएंगी, बहुत सारी गेंदें आएंगी और सारी खो जाएंगी. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और छोटे बच्चे कोई भी द्वारा बॉल नहीं खरीदेगा. मनी इज एक्सटर्नल. पैसा बाहरी वस्तु है. पैसा क्या है? बाहरी वस्तु है. लेकिन जो यादें आपकी उस बॉल के साथ जुड़ी थी वो कभी लौट कर नहीं आए, वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगी. हमारे पोइट इस बात को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे. आइयो. नेक्स्ट. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. पहले समझेंगे कि डिस्परेट का मतलब होता है, डिस्परेट का मतलब होता है निराशा.
सैड एज अ डिप्रेशन, ओके। और वहीं पे आपका एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, द नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग, सीख रहा है। कौन सीख रहा है? बच्चा नहीं सीख रहा, पोइट सीख रहा है। यहाँ पर कहा कुछ है और बताया किसी और को है। वेल बिहाइंड इज डिस्प्रीट आइज, अपनी खुद की निराशनी आंखों के पीछे। कैसे? अपनी निराशनी, बहुत सारा दुख के आसपास अंधकार है, फिर भी मैं खड़े रहूंगा, डटे रहूंगा। मैं उस हर चीज से लड़ूंगा जो मेरी लाइफ को बेटर बनाने में मुझे रोकेगा। मैं उस हर चीज से लड़ूंगा। मैं बहुत सैड हूँ अंदर से, बहुत ज्यादा डिस्परेट हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर बहुत सारी ताकत है और मैं उस ताकत से इस दुनिया को जीत सकता हूँ। उसके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे होते हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो किसी चीज को खोने का दर्द होता है ना, वो मैं समझ पा रहा हूँ। नोबडी कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी, मुझसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे एंड मोस्ट नो मैनी डेज। कैसे खड़े होना है, हाउ टू स्टैंड अप। कैसे इस दुनिया को जानना है। हर व्यक्ति एक ना दिन किसी न किसी माध्यम से कैसे समझ जाता है इस चीज को। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, कैसे लोगों के साथ अपने संबंध को उजागर करना है, कैसे इस दुनिया की रियलिटी को समझना है। वो बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा, वो छोटा है, लेकिन पोइट खुद को रिलेट कर रहा है उसके साथ कि हाँ, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, मुझे इस बात से, इस दुख को उजागर हुआ कि नहीं, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो मैंने उस दिन सीख लिया कि नहीं, मुझे अपना पोजीशन बनाना है इस दुनिया में, मुझे कुछ बेटर करना है। I hope you get this. It's time to read about the summary. The Ball poem by John Berryman tells a simple story with a deeper meaning. हमारी जो कहानी अ बॉल पोएम, एक गेंद, जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी हुई है और एक बहुत ही गहरे से संबंध और बहुत ही गहरे से अर्थ को उजागर कर रही है। अ बॉय लॉसेस हिज बॉल, तो बच्चा अपनी बहन को खो देता है, अपनी गेंद को खो देता है। नॉट अ फैंसी वन, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं थी। बट द वन ही हैज़ इट बाउंसेस इनटू द वाटर, बट जो थी वो भी पानी में गई। एंड दो ही कुड गेट अनदर बॉल विथ मनी, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो दूसरी बॉल खरीद नहीं सकता या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा महंगी है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट, ये कोई पॉइंट नहीं है। दिस इजंट जस्ट अबाउट अ लॉस्ट टॉय, ये केवल उस खिलौने के बारे में नहीं है जो खो चुका है। द पोएम एक्सप्लोर्स ग्रोइंग अप एंड रियलाइजिंग थिंग्स आर लॉस्ट फॉरएवर। ये पोएम उस चीज़ को बता रही है, उस चीज़ को संबद्ध कर रही है कि जो जिंदगी में चीज़ खो जाती है ना, उसकी याद हमेशा आती है और उसकी वैल्यू हमेशा रहती है लाइफ में। द बॉय इज सैड, बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है। बट द वर्ल्ड कीप मूविंग ऑन, लेकिन दुनिया फिर भी आगे बढ़ रही है। किसी को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उस बच्चे के ऊपर कितने दुखों का पहाड़ टूटा है। बच्चा इन द सेंस पोएट, बट फिर भी वो अपने संबंध को दुनिया के साथ उजागर करने का प्रयास कर रहा है। वो उस दुनिया की भीड़ में खो चुका है। दिस इज अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ लाइफ इन मल्टीपल लॉसेस, इस जिंदगी का एक पहला चस्का था जो खोई हुई चीज़ों के बारे में समझा रहा है। एंड द पोएम हिंट्स दैट द बॉय नाउ अ मैन लुकिंग बैक, और हमारी पोएम हिंट देती है कि वो जो लड़का, उसको पीछे से जो आदमी देख रहा था, अंडरस्टैंड द बेटर एज एन एडल्ट, और वो दुनिया को एडल्ट की फॉर्म में अच्छे से समझने लगता है। तो नाउ यू गेट दिस पोएम कि हमारी जो पोएम है उसका रियल मीनिंग क्या है और किसके ऊपर लिखी गई है। बहुत ही डीपर मीनिंग है, बट इन द सेंस कि हार्ट टचिंग है। तो आई होप बच्चों, इट्स टाइम टू रीड अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, it is very important to read about poetic device because in every exam it come within 1 or 2 marks. हर बोर्ड के अंदर 1 या 2 मार्क्स का पोएटिक डिवाइस में से पूछा जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम कल्पना कर रहे हैं, किसी थॉट्स को इमेजिन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। बट दिस में क्या लिखा है? विविड वर्ब्स एंड एडजेक्टिव टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द बॉल एंड its movement. How does the ball look? How does it feel in the hands? How does it sound when it bounces?
ये केवल उसी के बारे में है जो बच्चा होता है, उसको इमेजिन करना, उसके हाथ पे गेंद को इमेजिन करना, कैसी दिखती है, कैसे पकड़ता है अपने हाथों में. फॉर एग्जाम्पल, worn red leather felt smooth in my hands, the seams slightly raised from years of slamming against the pavement. सो दैट्स ऑल अबाउट इमेजरी. जिस भी सेंटेंस के अंदर हमें कल्पना का सेंस दिखे, वहाँ पर हमें इमेजरी का यूज़ करना है. नेक्स्ट आपका सिमिली. जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपका लाइक आ जाए, ओके, लाइक, वहाँ पर आपको सिमिली यूज़ करना है. ठीक है. सिमिली एंड मेटाफोर. तो similes and metaphor to compare the world to smoothing, use this can help to snow the ball in a new light or reveal something about his character. For example, the wall is scared through the air like a crimson comet. Or for example, the playground was the vast concrete jungle, a place of endless explanation and competition. मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए या लाइक का यूज़ किया जाए, वहाँ पर आपको सिमिली और मेटाफोर यूज़ करना है. अगर वहीं पे आपसे इमेजरी का पूछ लिया जाए तो जिसके अंदर कल्पना का सेंस हो, इमेजिनेशन का सेंस हो, वहाँ पर आपको इमेजरी यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल, बॉल और द चाइल्ड, ओके, हु वाज प्लेइंग विद द बॉल. सो नेक्स्ट है आपका ओके, नेवर स्टॉप लर्निंग. फॉर व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप ग्रोइंग. कभी भी ज़िंदगी में सीखना बंद मत करो. कभी भी लाइफ में कैसा भी फेज़ हो, चाहे आपका पॉजिटिव फेज़ हो या आपका नेगेटिव फेज़ हो, कभी भी सीखना बंद मत करो. जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने बढ़ना भी बंद कर दिया. बिकॉज लर्निंग इज़ द स्टेज ऑफ गेटिंग समथिंग इन लाइफ. अगर आपको कुछ पाना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा. आपको है ना जुझारू वाली मेहनत करनी पड़ेगी. जुझारू मेहनत वो होती है जो आप किसी चीज़ से बिल्कुल फ़र्क ना पड़े, उसके लिए आप दिन रात लगे हो, मेहनत कर रहे हो, दैट वी सी जुझारू मेहनत. तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, दुनिया की नहीं सुननी, तो उसके लिए आपको जुझारू मेहनत करनी है. तो बस सीखते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो. ये आपके लॉयल जैक लॉयमन ने लिखा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. राधे कृष्णा.